इस वीडियो में हम बात करेंगे ड्यूपॉन्ट एनालिसिस के बारे में कि ड्यूपॉन्ट एनालिसिस होता क्या है। ड्यूपॉन्ट एनालिसिस इज अ फ्रेमवर्क। ये एक फ्रेमवर्क है या एक फॉर्मूला है इनिशियली popularized by DuPont Corporations for analyzing fundamental performance। ये कंपनी थी जिसने इस फॉर्मूला और फ्रेमवर्क को प्रपोज किया था ताकि इससे आप एक कंपनी की फंडामेंटल परफॉर्मेंस को आइडेंटिफाई कर सकें। सही है। और इट इज नाउ कॉमनली यूज टू कंपेयर द ऑपरेशनल एफिशिएंसी। ऑपरेशनल एफिशिएंसी से मतलब क्या आप अपने ऑपरेशंस को अच्छे तरीके से मैनेज कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे। आप अपने ऑपरेशंस को इम्प्रूव कर रहे हो, क्या वो ऑर्गेनिक बेसिस पे है या लोन के बेसिस पे। वो सारी ऑपरेशन से रिलेटेड चीजें आप इस मॉडल में एनालिसिस में चेक करते हो ऑफ टू सिमिलर कंपनीज। It's a useful technique that used to decompose the different drivers of return on equity। मतलब इसने बात क्या की, रिटर्न ऑन इक्विटी की। रिटर्न ऑन इक्विटी यानी ROE। ये कैसे निकलता है हमारा फॉर्मूला, नेट इनकम डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स इक्विटी। शेयर होल्डर्स इक्विटी, ये एक सिंपल सा रेशियो है, हमने रेशियो एनालिसिस में पढ़ा होगा। तो ये क्या कह रहा है, इट इज अ यूजफुल टेक्निक यूज टू डिकम्पोज द डिफरेंट ड्राइवर्स ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटी। वो सारे ड्राइवर्स को हम चेक करते हैं जो रिटर्न ऑन इक्विटी को इफेक्ट करता है या रिटर्न ऑन इक्विटी को ड्राइव करते हैं। सही है। तो हमने पहले सिंपली ये भी पढ़ा है कि ROE बढ़ेगा। ROE बढ़ेगा तो अच्छी बात है, अगर ROE कम होगा तो ये बुरी बात है। ये बढ़ेगा तो अच्छी बात है। ये हमने पहले पढ़ा है। तो जो डुपॉन्ट एनालिसिस है वो बेस ही करता है रिटर्न ऑन इक्विटी पे। उसको ब्रेक डाउन करके हम उसको स्टडी करते हैं। देयर आर टू वर्जन्स ऑफ डुपॉन्ट एनालिसिस, वन यूटिलाइजिंग डीकम्पोजिंग इनटू 3 स्टेप्स एंड अनदर इन 5 स्टेप्स। अब ये 3 स्टेप क्या है, 5 स्टेप क्या है, ये हम आगे इसको देखेंगे। बट इनका पहले हम थ्योरेटिकल एस्पेक्ट देख लेते हैं। ठीक है। अब ड्यूपॉन्ट एनालिसिस, इनमें दोनों में डिफरेंस क्या है। तो पॉइंट ऑफ डिस्टिंक्शन के कंपोनेंट्स में उनके क्या डिफरेंस आता है, यहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन आता है, टोटल एसेट टर्नओवर आता है, रिटर्न ऑन इक्विटी आता है। तो ये 3 इसके फॉर्मूलाज है। और वाइल जब 5 स्टेप ड्यूपॉन्ट एनालिसिस की बात करते हैं, इसमें क्या आता है, प्रॉफिट मार्जिन, टोटल एसेट टर्नओवर, इक्विटी मल्टीप्लाई। अब यहाँ तक तो सेम है, 3 स्टेप्स तो 5 स्टेप ड्यूपॉन्ट एनालिसिस में भी सेम है। बट 2 चीजें इसमें ऐड हो जाती हैं, वो क्या है हमारी, इंटरेस्ट बर्डन और टैक्स बर्डन। तो इससे हम अपना ROE निकाल लेते हैं। अब फोकस क्या है, 3 स्टेप में क्या है कि वो प्रॉफिटेबिलिटी और एसेट यूटिलाइजेशन की बात करता है, जो कि हमें पता है। ठीक है। जब हम उसके फॉर्मूलाज देखेंगे तो ये चीजें हमारे कंफर्म हो जाएंगी। अब इसमें क्या होता है, डिटेल्ड एनालिसिस होता है, कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस होता है। इसमें आपकी प्रॉफिटेबिलिटी भी दिखती है, एफिशिएंसी भी दिखती है, लेवरेज, इंटरेस्ट बर्डन, टैक्स बर्डन। इसमें हम 5 चीजों को एनालाइज करते हैं और जबकि उसमें हम 3 चीजों को एनालाइज करते हैं। अब बात करते हैं सिंप्लिसिटी और कॉम्प्लेक्सिटी पे। जो 3 स्टेप वाला है ना, वो काफी सिंपलर है, स्ट्रेट फॉरवर्ड कैलकुलेशन है, 3 फॉर्मूलाज हैं, यानी 3 सिंपल रेशोज हैं, उनको आपको मल्टीप्लाई करना है। अब इसमें क्या होता है, मोर कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन विद एडिशनल फैक्टर्स। ठीक है। तो इसमें आपको एक ही वैल्यू को 5 स्टेप पे टेस्ट करना होगा, जबकि 3 स्टेप में क्या है, आपको ROE की वैल्यू को 3 स्टेप में टेस्ट करना है। तो जितनी कैलकुलेशन बढ़ती जाएगी ऑब्वियसली वो चीज कॉम्प्लेक्स होती जाएगी और बहुत सारे फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग हो जाते हैं। अब इनकी इंसाइट क्या है, 3 स्टेप ड्यूपॉन्ट एनालिसिस प्रोवाइड्स बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंपनीज प्रॉफिटेबिलिटी और एसेट एफिशिएंसी। 3 स्टेप सिंपली ये बताता है कि कंपनी का मुनाफा कैसा है और वो अपने एसेट्स या रिसोर्सेज को कितनी अच्छे से यूज कर रही है, ये आपको वो समझा देता है। लेकिन 5 स्टेप ड्यूपॉन्ट एनालिसिस ऑफर्स अ मोर डिटेल्ड nuanced analysis of the financial company's financial performance। तो ये मतलब डिटेल्ड एनालिसिस देता है। लिमिटेशंस क्या, ओवर सिंप्लीफाइज फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में ओवरलिक सर्टेन फैक्टर, मतलब कुछ फैक्टर्स को इग्नोर कर लेता है, कुछ फैक्टर्स को वो कंसीडर नहीं करता। लेकिन 5 स्टेप में क्या होता है, कॉम्प्रिहेंसिव होता है, डेटा इंटेंसिव होता है एंड मे रिक्वायर मोर टाइम एंड रिसोर्स फॉर कैलकुलेशन। ये बेसिक इनका डिफरेंस था।
सही है। अब हम आरओई की बात कर लेते हैं। जैसे मैंने ऊपर फॉर्मूला लिख दिया था, आरओई कैसे होता है, नेट इनकम डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स, शेयर होल्डर्स वेल्थ। और ये जितना नंबर आरओई बढ़ता जाएगा उतना ही कंपनी के लिए अच्छा होगा, क्योंकि कंपनी का प्रॉफिट ज्यादा दिख रहा होगा। तो शेयर होल्डर्स का, मैनेजर्स का, या जो कंपनी का मेन एम क्या होता है, प्रॉफिट। तो शेयर होल्डर्स वेल्थ मैक्सिमाइज करना, वो मैक्सिमाइज कैसे होगी, जितना ज्यादा आप उनको प्रॉफिट देते जाओगे वो री इन्वेस्ट करेंगे या अपना प्रॉफिट घर लेके जाएंगे। तो ये अच्छी बात होती है। तो आरओई कैसे बढ़ सकता है, या तो नेट इनकम बढ़ जाए। अगर नेट इनकम न्यूमरेटर बढ़ जाएगा तो इसका परसेंटेज ज्यादा आएगा। ऐसे ही ये एक बात हो गई। दूसरी बात क्या हो सकती है, अगर शेयर होल्डर्स वेल्थ कम हो जाए तब भी आपका आरओई बढ़ जाएगा। सही है। शेयर होल्डर्स वेल्थ कम कैसे होगी, कि आप ज्यादा डेट ले लो, डेट फाइनेंसिंग कर लो। डेट फाइनेंसिंग की वजह से आपके ऑपरेशन एक्सपेंड हो जाएंगे, आपकी इनकम बढ़ जाएगी, तो जिसकी वजह से नेट इनकम ज्यादा हो जाएगी अल्टीमेटली, तो रिटर्न ऑन इक्विटी ज्यादा दिखाएगा। बट रिटर्न ऑन इक्विटी तो ज्यादा हो रहा है। आपने 50 लाख लगा के पाँच मतलब 30% कमा लिया, बट आपको ये नहीं पता कि आपने 75% फाइनेंसिंग डेट से की हुई है। तो ये सारी चीजें हमें देखनी पड़ती हैं। और हायर द गियरिंग, हायर द गियरिंग, हायर द गियरिंग, द रिस्कियर, द रिस्कियर द इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट फॉर शेयर होल्डर्स। अगर आप ऑर्गेनिक फाइनेंसिंग करते हो तो कंपनी के डूबने के चांसेस नहीं होते, लेकिन आप डेट फाइनेंसिंग करते हो तो आपकी कंपनी के डूबने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अभी इसी चीज को हम फर्दर ब्रेक डाउन करके 3 स्टेप्स में और 5 स्टेप में इसको देखेंगे। तो नेट प्रॉफिट मार्जिन कम होगा, एसेट टर्नओवर कम होगा, बट आरओई अगर सेम रहता है, अनचेंज रहता है, तो ये क्या वजह हो सकती है, ड्यू टू इंक्रीज इन लेवरेज, बैड साइन। इसी चीज को इन्वेस्ट करने के लिए, इसी चीज को फर्दर हमें स्टडी करने के लिए हमने ड्यूपॉन्ट एनालिसिस, जो ड्यूपॉन्ट कॉर्पोरेशन था उन्होंने इस चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए ये किया। अब ये तो था फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट स्टेप जिसमें हम रिटर्न ऑन इक्विटी को चेक करते हैं कि भाई नंबर बढ़ रहा है, कम हो रहा है। अगर इक्विटी सेम रह रही है तो फिर क्यों चेंज आया। अब फर्दर हमने इसको दो हिस्सों में डिवाइड किया, इसको हम कह लेते हैं टू स्टेप। टू स्टेप कर लेते हैं कि नेट प्रॉफिट मार्जिन इनटू इक्विटी टर्नओवर, रेवेन्यू अपॉन एवरेज इक्विटी। तो ये 2 स्टेप है। और ये 3 स्टेप है। 3 स्टेप में 3 फॉर्मूलाज होते हैं कि नेट प्रॉफिट मार्जिन इनटू एसेट टर्नओवर इनटू फाइनेंशियल लेवरेज रेशो, या इसको हम अपनी जबान में जो आईबीएफ वगैरह में हमने पढ़ा था इसको हम कहते हैं इक्विटी मल्टीप्लायर, कि इक्विटी का कितना टाइम्स आपका एसेट है। और ये हमारा आता है 5 स्टेप, 5 स्टेप एनालिसिस। अब ये जितने भी 1 स्टेप है, 2 स्टेप है, 3 स्टेप है, 4 स्टेप है, ये आपको वैल्यू एक ही देंगे। अगर 10% रिटर्न ऑन इक्विटी है ना, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके भी मेरे पास 10% आए, यहाँ पे भी 10% आए, और यहाँ पे भी 10% ही आए। बट फर्क क्या है, मुझे क्या पता चलेगा कि यहाँ पे मेरा प्रॉफिट मार्जिन अगर डिक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, इक्विटी टर्नओवर मेरा इंक्रीज कर गया, जिसकी वजह से मेरा आंसर, मतलब यहाँ पे हम इंडिविजुअलाइज या डिटेल कॉज एंड इफेक्ट देखते हैं ना, कि रेशो में, रेशो तो सेम है बट बैकग्राउंड में उसकी वर्किंग क्या हो रही है। सही, तो ये हमें पता चलता है कि टैक्स बर्डन क्या है, ऑपरेटिंग मार्जिन क्या है, एसेट टर्नओवर क्या है। तो ये जो 3 स्टेप वाला है ना, ये ओल्ड स्कूल है, मतलब थोड़ा सा कॉम्प्रिहेंसिव इजी एनालिसिस है। और जो 5 स्टेप है वो थोड़ा ज्यादा है। तो इसको हम मेमोराइज करने के लिए, जो मैंने पेपर दिया था तो उसमें मैंने इस तरीके से किया था कि जो 3 स्टेप होता है ना, इसको मैं बोलता था नेफ। नेफ, एन से क्या आता है, नेट प्रॉफिट मार्जिन, ए से क्या आता है, एसेट टर्नओवर, एफ से क्या आता है, फाइनेंशियल लेवरेज। और इसको मैंने किया था
टैफीओ, टैफीओ। टी से टैक्स बर्डन आता है, ए से एसेट टर्नओवर आता है, एफ से फाइनेंशियल लेवरेज रेशियोज आता है, और आई से इंटरेस्ट बर्डन आता है, और ओ से ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आ सकता है। तो बेसिकली ये एक्रोनियम्स है जिसको आप अपने दिमाग में बिठा के 2 स्टेप और 3 स्टेप में कर सकते हो। ये होता है 2 स्टेप, नेफ 2 स्टेप, थोड़ी 3 स्टेप होता है, और ये टैफियो 5 स्टेप होता है। इन दोनों का काम क्या है, आउटकम क्या है कि रिटर्न ऑन इक्विटी को वेरीफाई करना, एनालाइज करना कि उसकी फंडामेंटल परफॉर्मेंस क्या है। ठीक है, तो ये 3 स्टेप 5 स्टेप इनके फॉर्मूलाज मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। अब जाहिर है ये फॉर्मूलाज हैं, अभी हमें पता नहीं चल रहा कि ये वैल्यू सेम आएगी डिफरेंट आएगी, बट इसके लिए हमारे कुछ नंबर्स चाहिए होंगे जिसके बेसिस पे हम एनालिसिस परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो सबको क्लियर है, कोई मसला नहीं है। बट 3 स्टेप ड्यूपॉन्ट एनालिसिस में क्या होता है, हमने कहा था 3 रेशियोज यूज होते हैं। पहला रेशियो कौन सा होता है, प्रॉफिट मार्जिन होता है। प्रॉफिट मार्जिन कैसे निकलता है, नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स। मार्जिन का मतलब क्या होता है, सेल्स। तो इससे हमें ऑपरेशनल एफिशिएंसी पता लगती है। और ये रेशियो में क्या बताता है, हाउ मच प्रॉफिट कंपनी गेट आउट ऑफ इट्स रेवेन्यू। और दूसरा रेशियो क्या होता है, एसेट टर्नओवर मेजर्स एसेट यूज ऑफ एफिशिएंसी, कि कितना एफिशिएंटली, कितनी वेस्टेज को मिनिमाइज किए हुए आप अपने एसेट को इस्तेमाल कर रहे हो या एसेट के ऊपर रेवेन्यू कमा रहे हो। हाउ इफेक्टिवली इफेक्टिवली कंपनी मेक यूज ऑफ इट्स एसेट्स। और थर्ड हमारे पास आता है फाइनेंशियल लेवरेज रेशियो और इक्विटी मल्टीप्लायर, जिसको हम कहते हैं मेजर्स द अमाउंट ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज यूज बाय द कंपनी। यानी ये डेट टू इक्विटी का रेशियो बताता है, आप मेजर्स हाउ मच कंपनी इज लेवरेज्ड। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से सुनिएगा। इफ आर ओ आई इफ आर ओ आई गोज अप, अगर रिटर्न ऑन इक्विटी बढ़ रहा है, बिकॉज ऑफ प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ रहा है और एसेट टर्नओवर भी बढ़ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, जो आरओई है वो अच्छी बात है, वो पॉजिटिव साइन है कि आपका प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ रहा है, एसेट टर्नओवर भी बढ़ रहा है। इसकी वजह से आपका प्रॉफिट या रिटर्न ऑन इक्विटी बढ़ रहा है। हाउएवर, अगर इक्विटी मल्टीप्लायर इंक्रीज करता है, अगर इक्विटी मल्टीप्लायर इंक्रीज करता है और आपकी कंपनी ऑलरेडी लेवरेज्ड है, आपकी कंपनी पहले से ही कर्जों में डूबी हुई है, तो ये एक रिस्की सिचुएशन होगी कि प्रॉफिट मार्जिन तो बढ़ा रहे हो, साथ साथ आपकी लेवरेज भी बढ़ रही है। डेस्पाइट ऑफ इंक्रीज इन आरओआई, कंपनी शेयर प्राइस विल फॉल। जाहिर है ये आपकी इक्विटी, डेट टू इक्विटी रेशियो बढ़ेगा तो ये मार्केट में खबर तो जाएगी। तो शेयर होल्डर्स क्या करेंगे, आपके एसेट को मार्केट में सेल करना शुरू कर देंगे, और उनको एक स्पेकुलेशन में आ जाएगा कि भाई कंपनी डूबने वाली है, तो वो शेयर को जल्दी से जल्दी बेचना शुरू कर देंगे, अपना रिस्क कम करेंगे। ठीक है, एल्स अ कंपनी कुड बी अंडर लेवरेज्ड, अगर आपको डेट या लोन लेके एक्सपेंशन करनी चाहिए बट आप लोन नहीं ले रहे, आप अंडर लेवरेज हो, इसका मतलब कि ये भी अच्छी सिचुएशन है। आप ऑर्गेनिकली ग्रो करना चाह रहे हो, आप कर्जों में डूब के ग्रो नहीं करना चाह रहे, तो ये एक अच्छा इंप्रेशन डालता है शेयर होल्डर्स पे। भले प्रॉफिट थोड़ा है लेकिन स्टेबल है। सही है। अगर आर ओ आई सेम रहता है, अगर आर ओ आई रिमेन अनचेंज्ड, आर ओ आई चेंज नहीं हो रहा, तो ये अच्छी बात भी हो सकती है, बुरी बात भी हो सकती है। अच्छी बात क्यों हो सकती है, कि प्रॉफिट मार्जिन पॉजिटिव है, एसेट टर्नओवर पॉजिटिव है, तो मतलब ये दो रेशियोज बढ़ रहे हैं, इसका मतलब क्या है, लेवरेज कम हो रही है। या लेवरेज कम हो जाए और प्रॉफिट मार्जिन सेम है, इसका मतलब क्या है, ये दोनों बढ़ गए हैं, तो ये अच्छी बात है। बुरी सिचुएशन या बुरी बात क्या होती है, कि अगर आपका प्रॉफिट मार्जिन नेगेटिव हो रहा है, कम हो रहा है, एसेट टर्नओवर कम हो रहा है, बट लेवरेज बढ़ रही है और रिटर्न ऑन इक्विटी सेम है, तो ये बुरी बात है ना, कि आपकी कंपनी ज्यादा से ज्यादा रिस्कियर होती जा रही है फॉर एन इन्वेस्टर। तो ये थे 3 स्टेप। 3 स्टेप में बस ये 3 स्टेप्स होते हैं, एसेट टर्नओवर, फाइनेंशियल लेवरेज, इक्विटी मल्टीप्लायर और प्रॉफिट मार्जिन। जब 5 स्टेप में हम आते हैं ना, तो 2 स्टेप और ऐड हो जाते हैं। एक क्या होता है, टैक्स बर्डन होता है, और दूसरा क्या होता है, इंटरेस्ट बर्डन होता है। टैक्स बर्डन हमें क्या बताता है, मेजर्स द प्रोपोर्शन ऑफ प्रॉफिट्स आर रिटेन्ड आफ्टर टैक्स, कि टैक्स पे करने के बाद आपके कितने प्रॉफिट रिटेन होते हैं। यानी ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का कुछ सीन है। इंटरेस्ट बर्डन कैसे निकालते हैं, मेजर्स द एक्सटेंट टू विच इंटरेस्ट एक्सपेंस इम्पैक्ट्स द प्रॉफिट।
कि कितनी इंटरेस्ट कॉस्ट से आपका प्रॉफिट इम्पेक्ट हो रहा है, किस प्रोपोर्शन से हो रहा है। तो ये इसके फॉर्मूलाज हमने लाइक यहाँ पे देख लिए थे। ये 5 फॉर्मूलाज हैं और 3 स्टेप के ये 3 फॉर्मूलाज हैं। देखो एक ही रेशो को हमने 3 स्टेप में, एक ही रेशो को हमने 2 स्टेप में इस तरीके से ब्रेक डाउन किया हुआ। हाँ, एक डिफरेंस और है कि 3 स्टेप ड्यूपॉन्ट एनालिसिस में हमने प्रॉफिट मार्जिन को यूज किया था। प्रॉफिट मार्जिन यानी नेट इनकम, नेट इनकम को यूज किया था। बट इन 5 स्टेप वी विल यूज ऑपरेटिंग मार्जिन। ऑपरेटिंग मार्जिन में क्या, ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, ये मार्ज ऑपरेटिंग प्रॉफिट या ऑपरेटिंग इनकम है। तो ये डिफरेंस है, बाकी सब सेम है, बट प्रॉफिट मार्जिन और ऑपरेटिंग मार्जिन में ये फर्क है। और ड्यूपॉन्ट एनालिसिस का ये फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिख दिया है ताकि अगर हम कोई कैलकुलेशन करें तो उसमें कोई मसला ना हो। जैसे ये मेरे पास कुछ डाटा है, ये मेरे पास कुछ डाटा है, तो इसमें से इस डाटा, केवल डाटा में से हम 3 स्टेप भी कर सकते हैं और 5 स्टेप ड्यूपॉन्ट एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो 3 स्टेप ड्यूपॉन्ट करना है। 3 कंपनी से, एक डी है और एक बी है और एक यू है। सही, ये 3 कंपनीज हैं। ये क्या है, कंपनीज है। और इनकी रेवेन्यू गिवन है, ग्रॉस प्रॉफिट गिवन है, ऑपरेटिंग इनकम, इंटरेस्ट एक्सपेंस और प्री टैक्स इनकम, टैक्स 25% है, नेट इनकम, एवरेज टोटल एसेट्स एंड एवरेज इक्विटी, ये सब हमें गिवन है। इस गिवन डेटा से हम 3 स्टेप ड्यूपॉन्ट एनालिसिस और आपका 5 स्टेप ड्यूपॉन्ट एनालिसिस भी कर सकते हैं। अब तो मैं डायरेक्ट रेशियोज लिख रहा हूँ, इनके फॉर्मूलाज नहीं लिख रहा। ठीक है, तो यहाँ पे आता है प्रॉफिट मार्जिन और दूसरा आता है एसेट टर्नओवर और थर्ड आता है इक्विटी मल्टीप्लायर या फाइनेंशियल लेवरेज रेशियो, इक्विटी मल्टीप्लायर, इक्विटी मल्टीप्लायर। इसको कैलकुलेट कैसे करूंगा, तो सबसे पहले मैं ऊपर गया। प्रॉफिट मार्जिन का फॉर्मूला क्या है, प्रॉफिट मार्जिन का फॉर्मूला है नेट इनकम डिवाइडेड बाय रेवेन्यू, नेट इनकम डिवाइडेड बाय रेवेन्यू, ऐसे ही है। तो इस तरीके से हम कर लेते हैं, नेट इनकम डिवाइडेड बाय रेवेन्यू, प्रॉफिट मार्जिन आता है हमारे पास, ये मेरे पास आ रहा है 7.5%। 7.5% कैसे आया, कि मैंने 15 को डिवाइड किया 200 से। और इसी तरीके से मैं बी का भी निकाल लेता हूँ, 30 डिवाइडेड बाय 250, तो ये आ रहा है 12%। ये आ रहा है 12%। और 45 डिवाइडेड बाय 300, ये आ रहा है मेरे पास 15%। मैं ये फॉर्मूलाज लिख नहीं रहा क्योंकि ये हम यहाँ पे ऊपर पहले ही देख चुके हैं। सही है, तो नेट इनकम डिवाइडेड बाय रेवेन्यू, ऐसे ही मैंने प्रॉफिट मार्जिन भी निकाला। अब दूसरा रेशो हमारे पास क्या आता है इसका, एसेट टर्नओवर। एसेट टर्नओवर, तो हमारे पास रेवेन्यू कितना है, 200 है, और एवरेज टोटल एसेट्स कितने हैं, 500 है। तो ये हमारे पास क्या आएगा, देख लेता हूँ। 200 डिवाइडेड बाय 500, तो ये आ रहा है मेरे पास 0.4। 200 को जब आप 500 से डिवाइड करोगे तो 40% या 0.4 आएगा। और यहाँ पे कितना आ रहा है, 250 डिवाइडेड बाय 450। 250 हमारा रेवेन्यू है और 450 हमारा टोटल या एवरेज टोटल एसेट्स है। इससे हमारे पास आंसर आ रहा है 0.6 या 60%, 0.6। और लास्ट वाले में क्या है, 300 का रेवेन्यू है अपसाइड का, और इसका एसेट्स कितना है, ये आई गेस कुछ 75% बनना चाहिए, 0.75। तो ये हमारे पास 0.75 आ रहा था, तो इसको हम 0.8 लिख सकते हैं।
ताकि हमारे एनालिसिस में कोई मसला ना हो। प्रॉफिट मार्जिन निकाल लिया, एसेट टर्नओवर निकाल लिया, इक्विटी मल्टीप्लायर निकालते हैं। इक्विटी मल्टीप्लायर निकालने का तरीका क्या था? सिंपल, एसेट्स और आपका इक्विटी को कर देते हैं। तो इसमें ऊपर क्या आता है और नीचे क्या आता है? BC। एवरेज एसेट्स डिवाइडेड बाय एवरेज इक्विटी। एवरेज एसेट्स डिवाइडेड बाय एवरेज इक्विटी। एवरेज एसेट्स हमारे पास कितने हैं? 500। और एवरेज इक्विटी हमारे पास कितनी है? 500। इन दोनों को अगर हम डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा? 1 आएगा, बी कंपनी का। और बी कंपनी का क्या होगा? 450 डिवाइडेड बाय 400 हम करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 1.1 आएगा। 1.1x। इसको एक्स भी बोल सकते हैं, टाइम्स भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये इक्विटी मल्टीप्लायर टाइम्स में आता है, ये भी टाइम्स में आता है, इसीलिए मैंने इसको एक्स लिखा हुआ है। मतलब ये मल्टीप्लाई होंगे। और 400 डिवाइडेड बाय 300, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1.3। अब मतलब 3 स्टेप ड्यू पॉइंट एनालिसिस तो हमने कर लिया, मतलब इनके एसेट्स की सारी वैल्यू हमने निकाल दी है। अब इसको हमें मल्टीप्लाई करके यहाँ हमारे पास क्या आएगा? रिटर्न ऑन इक्विटी। रिटर्न ऑन इक्विटी, इन तीनों को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास क्या आंसर आएगा? 0.4 इंटू 1 इंटू 7.5%, विच इज आ रहा है 3%। तो इसका जो रिटर्न आ रहा है वो आ रहा है 3%। और ये आ रहा है 15%। तो एवरेज वगैरह करके बैलेंस करके 15% आ रहा है। अब ये आ गया 3 स्टेप ड्यू पॉइंट एनालिसिस। ये क्या आ गया? 3 स्टेप ड्यू पॉइंट एनालिसिस। 15 डिवाइडेड बाय 500 अगर हम करेंगे तो हमारे पास 3% आएगा। अगर यहाँ पे भी हम डायरेक्ट करके देखें ना, इन दोनों को आपस में डिवाइड करके और मल्टीप्लाई बाय 100 करके, तो भी 3% आएगा। 30 डिवाइडेड बाय 400 इंटू 100, यहाँ पे 3% आ रहा है, यहाँ पे 7.5% आ रहा है, और यहाँ पे हमारे पास आ रहा है 45 डिवाइडेड बाय 100, यहाँ पे आ रहा है 15%। सही है, मतलब जो हमने रिटर्न ऑन इक्विटी ड्यू पॉइंट एनालिसिस से निकाला उसमें भी सेम आंसर आ रहा है। यहाँ पे थोड़ी हमने वैल्यूज को लाइक राउंड ऑफ वगैरह किया है, बट वहां पे डायरेक्ट आ रहा है। तो इससे आप बता सकते हो कि जो 3% का इंक्रीज आ रहा है वो क्यों आ रहा है? बिकॉज प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज हुआ है और एसेट टर्नओवर इंक्रीज हुआ है। और ये अच्छी बात है, यहाँ पे भी ये दोनों इंक्रीज हुए हैं, बट साइमल्टेनियसली लेवरेज भी इंक्रीज हुई है। तो इस तरीके से हम एनालिसिस को ब्रेक डाउन करके करते हैं। अब हमें करना होगा 5 स्टेप ड्यू पॉइंट एनालिसिस। 5 स्टेप ड्यू पॉइंट एनालिसिस के मैं रेशियोज लिख लेता हूँ, फिर हम उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये 5 स्टेप ड्यू पॉइंट एनालिसिस के मैंने पांचों रेशियोज लिख दिए जो हमने अपना पढ़ा था टाफियो। टैक्स बर्डन, एसेट टर्नओवर, फाइनेंशियल लेवरेज, इंटरेस्ट बर्डन, ऑपरेटिंग मार्जिन ऑन रिटर्न ऑन इक्विटी। तो इन पांचों को हम एनालाइज करेंगे। टैक्स बर्डन निकालने का फॉर्मूला क्या था वो हम देख लेते हैं। टैक्स बर्डन कैसे निकालते हैं? नेट इनकम डिवाइडेड बाय प्री टैक्स इनकम। नेट इनकम डिवाइडेड बाय प्री टैक्स इनकम। नेट इनकम कितनी है? 15 है, और प्री टैक्स इनकम कितनी है? 20 है। 15 डिवाइडेड बाय 20, 15 डिवाइडेड बाय 20 करेंगे तो हमारे पास ये हमारे पास आ रहा है 0.75। तो इसको मैं ले लेता हूँ 0.8। ठीक है, ताकि हमारी वैल्यू सही आ जाए। तो कंपनी डी का टैक्स बर्डन तो मैंने निकाल दिया। अब कंपनी बी का देख लेते हैं। डी का निकाल लिया था, बी का देख लेते हैं। इसमें कैसे आएगा? प्री टैक्स इनकम हमारी है
30 डिवाइडेड बाय 40, ये भी आ रहा है 0.75, ये भी आ रहा है 0.75, इसको भी मैं 0.8 ले लेता हूँ। इसमें मैं कर क्या रहा हूँ, नेट इनकम को डिवाइड कर रहा हूँ प्री टैक्स इनकम से, इसका भी आंसर 0.7 आ रहा है, तो मैं इसको मैं राउंड कर लेता हूँ 0.8। एसेट टर्नओवर कैसे निकालेंगे, क्योंकि ये हम पहले भी निकाल चुके हैं, एसेट टर्नओवर हम इन तीनों कंपनीज का सेम डेटा से पहले भी निकाल चुके हैं, ये गिवन है, तो मैं इसको एज इट इज कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। 0.4x, 0.6x और 0.8x। और फाइनेंशियल लेवरेज या इक्विटी मल्टीप्लायर भी हम पहले ही निकाल चुके हैं, तो ये 1x, 1.1x और ये हमारे पास आ जाएगा 1.3x। अब इंटरेस्ट बर्डन कैसे निकालना, अब ये चेक कर लेते हैं। इंटरेस्ट बर्डन का फॉर्मूला क्या था, प्री टैक्स इनकम डिवाइडेड बाय ऑपरेटिंग इनकम। प्री टैक्स इनकम डिवाइडेड बाय ऑपरेटिंग इनकम, ये हमारी प्री टैक्स इनकम है, डिवाइड किया ऑपरेटिंग इनकम से, तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 20 डिवाइडेड बाय 20 हमारे पास यहाँ पे 1 आ जाएगा, और यहाँ पे 40 है और डिवाइड करेंगे 50 से, 40 डिवाइडेड बाय 50 हमारे पास 0.8 आएगा। तो प्री टैक्स इनकम हमारे पास है यहाँ पे 1, यहाँ पे 0.8x और इसका भी 0.8x आ रहा है। ये कैसे है, प्री टैक्स इनकम डिवाइडेड बाय ऑपरेटिंग इनकम, 60 डिवाइडेड बाय 80, तो ये 80% होता है। अब ऑपरेटिंग मार्जिन निकालना बहुत आसान है, तीनों कंपनीज का निकालना है। ऑपरेटिंग इनकम डिवाइडेड बाय रेवेन्यू, ऑपरेटिंग इनकम डिवाइडेड बाय रेवेन्यू, तो यहाँ पे तो मुझे इसका 10% लग रहा है और इसका 20% लग रहा है और इसका लग रहा है 25% लग रहा है। 10%, 20% और इसका लग रहा था, कैलकुलेट कर लेता हूँ, 80 डिवाइडेड बाय 300, 25 नहीं है, 80 डिवाइडेड बाय 300 करेंगे ना, तो 26.6% आएगा, 26.6% आएगा। अब इन 5 रेशियोज को हम आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, 0.8x, 0.4x, 1x, 1x एंड 10%, तो ये आ रहा है, ये आ रहा है 3%। आप चेक कर लेना अगर मतलब कोई कंफ्यूजन लगे तो। 0.6x, 0.8x, 1.1x, 0.8x, 20%, तो ये 7.5% आ रहा है और ये आ रहा है 0.8x, 0.8x, 1.3x, 0.8x, 26.7%, ये आ रहा है 15%, 15%। मतलब ये जो हमने ड्यूपॉन्ट एनालिसिस किया इन तीनों कंडीशंस में हमारा आंसर सेम आ रहा है, बट 5 स्टेप में ना राउंड ऑफ कर लिया था, अगर जैसे कि 0.75 आ रहा था तो मैंने इसको 0.8 कर लिया, तो इस तरह की मैंने राउंड ऑफ की ताकि हमें डाटा क्लोज मिले और होल नंबर में आंसर। तो ठीक है, ये कैलकुलेशन से भी हमने इन फॉर्मूलाज को टेस्ट करके देख लिया, फर्दर कोई कंफ्यूजन वगैरह हो तो आप मुझे बता सकते हैं।